हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी चुनाव परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें देशवासियों के मन के मुताबिक तो रिजल्ट नहीं आया। कुछ कमियां रह गईं, जिसके लिए लोगों के अपने अपने आकलन हैं। क्यों, कैसे, क्या हुआ? मोदी जी की छवि के बावजूद भी सीटें इतनी कम आईं, विपक्ष को इतनी बढ़त मिल गई जिसकी विपक्ष ने खुद कल्पना नहीं की थी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर सबके अपने अपने आकलन हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो वास्तव में कारण थे उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना आकलन कर रहा है, लेकिन सही चीज़ को कोई सामने नहीं रख रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे जो लगा, जो मेरा अपना आकलन है, वो मैंने सोचा कि एक बार इसको हम सामने रखते हैं कि वास्तव में क्या कारण थे, वो क्या बिंदु थे, क्या कारण थे जिसके कारण ये दशा हुई और हम अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं देख पाए। दोस्तों, अगर हम मुद्दों की बात करें, बिंदुओं की बात करें, किन किन बिंदुओं पर क्या हुआ कि मोदी जी की सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया, अपने बल पर वो 272 सीट नहीं कर पाए, जबकि 2014 में उनको 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें भाजपा को अपने बल पर मिली थी। अब वो आंकड़ा 240-41 पे आके रुक गया है। क्यों ऐसा हुआ? इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मैं समझ रहा हूँ और हमें लग रहा है कि उससे आप सभी सहमत होंगे। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहला बिंदु मैं जो रखना चाहता हूँ, चुनाव के जो मुख्य कड़ी होती है, जिनके ऊपर पूरा चुनाव निर्भर होता है, वो होते हैं कर्मचारी। और कर्मचारियों को लगातार अंडर एस्टिमेट किया गया, उनको अवॉइड किया गया, उनकी किसी भी बात को कभी सुना नहीं गया। इस सरकार में ये बहुत बड़ा कारण रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें जो हैं वो मुख्य रूप से दो हैं। एक तो जितने संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित करना। इसकी डिमांड केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लगातार करती गई। कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के द्वारा अपनी बात रखी, लेकिन सरकार के कान पे कहीं जूं नहीं रेंगा। आप बताइए, खुद कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी जिसकी नियुक्ति संविदा पर 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे गवर्नमेंट करती है, वो पूरी जिंदगी 15 साल, 10 साल, 20 साल तक वो नौकरी संविदा पे ही करते रहें, ऐसे घिसड़ते घिसड़ते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। वो 20-20 साल, 15-15 साल नौकरी करके वो रिटायर हो जा रहे हैं संविदा पे ही। लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि चलो इनको परमानेंट किया जाए। अरे भाई, संविदा की नौकरी संविदा साल 2 साल की होती है कि पूरी ज़िंदगी की होती है? इतना डिमांड किया गया, इतना कर्मचारी परेशान रहे, लेकिन आपने ना सुनना था ना सुना। परमानेंट करना तो दूर, उनकी सैलरी भी ढंग से नहीं आपने बढ़ाई। तो एक तो बड़ा कारण वो था। सारे संविदा कर्मचारियों ने मिलके, बिल्कुल कहना पड़ेगा कि सरकार के विरुद्ध न सिर्फ वोट किया, बल्कि जहाँ तक संभव हो नुकसान पहुँचाया। इसी तरह परमानेंट कर्मचारी हैं, उनकी अपनी डिमांड है कि हम पेंशन हमें चाहिए, पुरानी पेंशन। भाई, क्यों नहीं दे रहे हो? अपने घर से देना है। सर बताते हो, उदाहरण देते हो, अरे खजाने पे बड़ा बोझ पड़ेगा। और जो विधायक, सांसद, मंत्री 4-4 पद धारण करें, उनको 4-4 पेंशन दी जाती है, उससे खजाने पे बोझ नहीं पड़ता है। बस कर्मचारियों को जो 60 साल तक आपकी सेवा करता है, उसको पेंशन देने से खजाने पे सारा बोझ पड़ जाएगा, आप पेंशन नहीं दोगे। परेशान रहे कर्मचारी, आपके पास गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ना, नहीं देना तो नहीं देना। उल्टे आप नई पेंशन के उसको फ़ायदे गिनाने लगते हैं, जले पे नमक छिड़कते हैं, अपने मंत्रियों सांसदों को कहते हैं कि इनको नए पेंशन का फ़ायदा समझाइए। अगर नया पेंशन इतना ही बेहतर है तो आप लोग ले लीजिए ना, सांसद, विधायक, मंत्री सब ले लें। कर्मचारियों को पुरानी ख़राब जो पेंशन है वही दे दें। क्यों नहीं ऐसा कर ले रहे हैं? आप तो पुरानी पेंशन लेके बैठे हो, कर्मचारियों को नई पेंशन पकड़ा रहे हो ज़बरदस्ती। पता चले जो नौकरी कर रहा है 80,000 सैलरी पा रहा है, रिटायर होने पर 600-700 पेंशन पा रहा है, वो नई पेंशन बड़ी अच्छी है। तो ये कारण रहा मेन रूप से। कर्मचारी चाहे वो संविदा के थे चाहे परमानेंट थे, उन्होंने सरकार को जितना भी सरकार का विरोध कर सकते थे वो किया, और जिस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। क्योंकि वो अपनी बात कह के थक गए थे, सरकार ने नहीं सुनी, तो उनको लगा कि यही एक तरीका है सरकार को अपनी बात समझाने का।
ये कारण रहा कर्मचारियों की नाराज़गी का। इन्होंने जितना भी संभव हो सका, एक तो विरुद्ध में वोट किया और जो नुकसान पहुंचा सकते थे जैसे ही पहुंचाया। दूसरा, युवाओं की नाराज़गी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 7 सालों में कोई भी भर्ती हुई नहीं, कोई वैकेंसी आई भी तो कंप्लीट नहीं हुई, कभी पेपर लीक तो कभी कोर्ट कचहरी, और मैक्सिमम तो आई ही नहीं। विभागों में इतने लाखों पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अब आप सोचिए कि लाखों युवा जो डिग्री लेके बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि नौ सर्विस आए, वैकेंसी आए, हम भरें। अरे हम नहीं कह रहे हैं कि सबको दे दो आप, लेकिन जितनी वैकेंसी आपके विभागों में वो तो आप भरोगे कि वो भी नहीं भरोगे। आप विभागों की वैकेंसीज को फिल कीजिए, जो योग्य होगा वो पाएगा, और जिसको नहीं मिलेगी नौकरी वो अपना कोई रोज़गार ढूंढेगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ सरकार नौकरी दे रही है, ये आएगा जब सामने तो किसी की नाराज़गी नहीं रहेगी। वो अपना प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको मिले, नहीं मिलेगी तो दूसरा काम। अभी तो आपने बिल्कुल ठप्पा लगा रखा कि हम नौकरी देंगे ही नहीं, तो युवा इससे नाराज़ हैं। और युवा ही क्यों नाराज़ हैं? जिसके घर में 2-2, 3-3 बेटे बेटियां डिग्री लेके बैठे हैं, भटक रहे हैं कि वैकेंसी आए तो हम फिल करें, उसमें कंपटीशन की तैयारी करें, या कर ही रहे हैं। प्रयागराज जैसे जगहों पे 10 बाई 10 के कमरे में गर्मी में सड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो अब किस चीज़ की तैयारी कर जाओ, वैकेंसी नहीं दे रहे हो। तो वो माँ बाप जिनके घर में 2-2, 3-3 बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, वैकेंसी के इंतज़ार में आंखें पथरा गई हैं, वो आपको कहाँ तक समर्थन करेंगे? तो युवा के साथ कुछ परिवार वाले उनके, ये बहुत बड़ा कारण रहा आपका। तीसरी चीज़, चुनाव। इतनी भीषण गर्मी में चुनाव, जब खुद ही सरकार हीट वेव्स के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है, बताया जा रहा है कि लोग सुबह 10 बजे से 3 बजे तक घरों से ना निकलें, ये होगा वो होगा, लू होगा, ये, उसके बाद ही चुनाव, वो भी इतनी लंबी पूरी गर्मी जिसमें आदमी के मरने की संभावना प्रबल थी, उस पूरी गर्मी में आपने चुनाव करवा दिया। सैकड़ों कर्मचारी मर गए, आम आदमी तो छोड़ो, कर्मचारी जो चुनाव करवाने वाले थे सैकड़ों मारे गए इस गर्मी से। क्या मतलब है इसका? एसी कमरों में बैठ के जो नियम कानून बनाते हो, जो घोषणा कर देते हो डेट की, चुनाव आयोग से मैं ये कह रहा हूँ कि एसी कमरों में बैठ के आपने तो डेट घोषित कर दिया, आपको एसी कमरे में ही बैठ के सारा रिपोर्ट ले लेना है। मैदान में जो आता है उससे पूछिए कि उसकी क्या सिचुएशन है, कैसे वो चुनाव कराएगा। लेकिन नहीं, आपको क्या है, गर्मी हो या चाहे जो हो, आपको बस खाली घोषणा कर देनी है। मरवा दिया ना इतने कर्मचारियों को। और इस गर्मी का ही असर रहा कि पब्लिक वोट डालने नहीं निकली, बहुत कम परसेंटेज वोटिंग हुई। जो हुई भी उसमें निसंकोच कहना है कि जो विपक्ष की थी, जिनका टारगेट था कि हमको मोदी जी को हराना है, वो वोटर ज़्यादा निकले, और जिनको लगता था जो मोदी जी के समर्थक थे, वो इस गर्मी में काफ़ी परसेंट डाउन रहेगा, जो बाहर नहीं निकले, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। दूसरी चीज़, चुनाव आयोग कुछ जैसे सेंटिमेंटल हैं, क्या है इतना लंबी प्रक्रिया? 7 चरणों में चुनाव क्यों? 4 चरण काफ़ी हैं। और जो भी चुनाव आप 4 बनाओ, 5 बनाओ, 7, इससे तो खैर सेकेंडरी मैटर। पहला मैटर है कि इतनी लंबी 3-3, 2.5 महीने की चुनाव प्रक्रिया होती है क्या? चुनाव कम देश में मुश्किल से 20 से 25 दिन के अंदर सिमट जाने चाहिए। आपने अप्रैल से प्रक्रिया शुरू की तो 15 मई तक ये सब चुनाव प्रक्रिया निपट जानी चाहिए। परिणाम आप चाहे जब घोषित करिए, ये नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि आपके सारे चरण 20 से 25 दिन के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। 2.5 महीने चुनाव प्रक्रिया जो है चलाते हो, इतनी लंबी प्रक्रिया, पब्लिक बोर हो जाए देखते देखते चुनाव के चक्कर में, आचार संहिता पिसती रहे। इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया, आगे इस पर विचार कीजिए, बहुत ज़रूरी है। चुनाव प्रक्रिया को छोटी रखने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज़, इस पार्टी की भी गलती हम बता रहे हैं, प्रत्याशी चयन। यहाँ भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसको हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर विचार करना होगा नेतृत्व को कि जहाँ 2-2, 3-3 बार से लोग सांसद थे, उनके खिलाफ नाराज़गी थी, पब्लिक उनको पसंद नहीं करती थी, बड़बोले बयान दे रहे थे, ऐसे प्रत्याशियों को आपको बदलना चाहिए था। उदाहरण अयोध्या से लल्लू सिंह है, एक नाम भी ले रहा हूँ मैं। आपको ध्यान देना चाहिए था ऐसे प्रत्याशियों पर कि इनको देने लायक है टिकट या नहीं देने लायक है। अगली चीज़, इन्हीं बड़बोलेपन का परिणाम रहा कि विपक्ष ने
दुष्प्रचार कर दिया कि यदि 400 पार होते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये संविधान बदल देंगे, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। और विपक्ष इसको नीचे तक पहुंचाने में सफल हो गया। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी क्या कहें, ऐसे भी समाज के लोग हैं जो इस पे बहुत इमोशनल होते हैं। उनके दिमाग में ये बात भरने में कामयाब हो गए कि मोदी जी को अगर 400 मिल गया तो संविधान ये बदल देंगे। और इस दुष्प्रचार को बीजेपी ने कहीं इसका मतलब काट करने का प्रयास भी नहीं किया। जब लगभग 5 चरण बीत गए तो छठे और 7वें चरण में मोदी जी ने कोशिश की, प्रयास किया इसका जवाब देने का, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और लोगों के दिमाग में ये बैठ गया था कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा। परिणाम ये हुआ कि जो वोट भाजपा को जाने थे वो वोट सपा को या दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को चले गए। ये विपक्ष के दुष्प्रचार को अंडर एस्टिमेट करना भी कहीं ना कहीं भारी पड़ गया हम लोगों को, इस पार्टी को। तीसरी चीज़, इतना पंप किया गया, इतनी हवा भरी गई कि आएंगे तो मोदी ही, सरकार तो भाजपा की ही बन रही है। ठीक है, ये था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इतना ज़्यादा इसको कह दिया गया कि लोगों के जो भाजपा के समर्थक थे, जो उनको वोट देने वाले थे, उनके भी दिमाग में ये चीज़ आ गई कि सरकार तो मोदी जी की ही बन रही है, आएंगे तो मोदी ही। तो उसमें भी लोग वोट देने में निष्क्रिय हो गए। काफ़ी लोग ऐसे भी हमको मिले जो हमने पूछा कि वोट देने गए सा परिवार, तो उन्होंने कहा नहीं हम गए थे, परिवार के लोग नहीं गए थे। या किसी ने कहा नहीं गए थे। हमने पूछा क्यों? भाई वोट तो बहुत ज़रूरी है, सबको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको मोदी जी को वोट देना था, वो आएंगे तो मोदी, वैसे भी सरकार की बन ही रही, तो अगर हम 1 2 वोट 4 वोट नहीं दे तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे 1 1 2 2 3 3 4 4 वोट अगर नहीं पड़े तो कितना नुकसान हुआ। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये तो लोगों के अंदर धारणा जाती कि सरकार मोदी की बनेगी, विश्वास जगता, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कि फिर वो निष्क्रिय हो जाए वोट देने से ही, ये भी कहीं ना कहीं नुकसान किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़, हम पश्चिम बंगाल पे बात करेंगे। पिछली बार 2019 में मोदी सरकार को, मोदी जी को वहाँ से 18 सीटें मिली थी, बीजेपी वहाँ 18 सीटों पर विजयी हुई थी। इस बार 9 सीटों पर, सीधे 50%। विचार किया क्यों? बात कड़वी है लेकिन कहेंगे। जब 2019 में पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको 18 सीटें दी, उसके बाद चुनाव के बाद क्या हुआ था बताना है। टीएमसी के गुंडों ने जो तांडव किया था, जो नंगा नाच किया था, गांव के गांव फूंक दिए गए, पता नहीं कितनी माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, कितनी हत्याएं हो गईं। उस पर आपने क्या किया? केंद्र में आप बैठे थे, उनकी सुरक्षा के लिए आपने कुछ किया? कोई कदम उठाए? कदम उठाना छोड़िए, कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ। क्या मतलब था इसका? पब्लिक ने आपको वोट दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया, उसके बदले में आप चाहते तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते, नहीं लगा सकते थे, कम से कम केंद्रीय बल भेज देते, उनकी सुरक्षा तो हो जाती कुछ, लेकिन नहीं, उनको आपने उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये लाशों की राजनीति अब नहीं चलेगी। उसी का परिणाम है। पब्लिक ने फिर सोचा होगा वहाँ का कि अभी हम फिर इनको वोट दे दें, इनको फिर जिताएं, सरकार तो टीएमसी की है, उनके गुंडे फिर वही दुर्दशा करेंगे, ये बचाने फिर नहीं आएंगे। तो भैया इससे बेहतर है कि चुपचाप साइलेंट रहो, जहाँ जा रहा है वोट जाने दो। ये एक दहशत समझ लीजिए, भय समझ लीजिए, जो उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। और आप जो परिकल्पना कर रहे थे कि आप 25 सीटें जीतोगे, वो 9 पे सिमट गए आप। जब आप अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को सुरक्षा संरक्षण नहीं दे सकते हो, तो आप उनसे अपेक्षा भी मत रखिए। ये सारे बिंदु थे जो हमने ऑब्जर्व किए, मन में था कि इस बात को रखें, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को आज सोशल मीडिया पे शेयर किया है, कहा है, और इस उम्मीद के साथ कहा है कि ये हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इन चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पर कोई कार्य करेंगे। सबसे पहला काम तो कर्मचारियों की नाराज़गी आप दूर करिए, क्योंकि उनको पेंशन या संविदा कर्मियों को परमानेंट या युवाओं को रोज़गार, ये सारी चीज़ें आप अपने घर से गेहूं बेच के नहीं देंगे।
ये भी पब्लिक के टैक्स से ही जाएगा, तो आप इसको तुरंत करिए, सबसे पहला काम। नहीं तो आने वाला परिणाम और भयानक हो सकता है, आने वाले समय में और ज़्यादा नुकसान उठाया जा सकता है। इसीलिए निवेदन है कि इन चीज़ों को देखें, ध्यान दें और इन बिंदुओं पर कार्य करें, ताकि भविष्य में फिर इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। जय हिंद, जय भारत।